नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, अलग अलग डिसीजंस को, अलग अलग जजमेंट्स, ऑर्डर्स को हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या अगर रजिस्ट्रार चाहें तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में रेसिडेंशियल के लिए अलग और कमर्शियल के लिए अलग ऐसी रिजर्वेशन कर सकता है? क्या ये रजिस्ट्रार के पावर में है कि उसी प्रीमाइसेस के अंदर अलग सा रिजर्वेशन प्रमोटर को करके दे सकता है? तो इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत रीसेंट जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का। ये सोसाइटी कौन सा है? कृतिका ज्वेल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जे उल्वे नवी मुंबई का एक हाउसिंग सोसाइटी है। और यहाँ पे ये इसको सुन रहे थे जस्टिस बोरकर। मैटर क्या है कि जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो जो रजिस्ट्रेशन होता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, जो भी जुरिस्डिक्शन रहता है तो उनके द्वारा की जाती है। तो 120 फ्लैट का रजिस्ट्रेशन होना था और उसके अंदर में 40 शॉप्स भी आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रार साहब ने क्या किया, प्रमोटर को अलग सा ऐसे रिजर्व करके परमिशन दिया कि 40 के लिए ये अलग सा सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं और ये 120 फ्लैट के लिए अलग सा रेसिडेंशियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सिडको ने क्या अप्रूव किया था टू द बॉम्बे कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कि भाई साहब आपको 3 बिल्डिंग बनाना है, उसके अंदर में 120 फ्लैट बनाना है और 40 शॉप्स बनाना है और फर्स्ट फ्लोर के वर्क जो है उसके ऊपर जो है आपको ये चीजें शॉप्स का करना है, ठीक है, स्ट्रीट पार्किंग के ऊपर। अब जब रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्रेशन की बारी आई तो रजिस्ट्रार साहब ने 2 अलग अलग करने की प्रोविजन कर दी। ठीक है, रेसिडेंशियल का तो रजिस्ट्रेशन होगा ही, इन्होंने एक रिजर्व करके ऑर्डर पास किया कि सेपरेट सोसाइटी किया जा सकता है। कंडीशन ऑफ रिजर्वेशन उसमें उन्होंने उसमें डाला कि प्रमोटर के लिए ऐड कर दिया कि ये 40 जो शॉप्स है इसके लिए आप अलग सी सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अलग सा आपके लिए बनाया के दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब सोसाइटी क्या क्या, सोसाइटी इस चीज को जाके ऊपर चैलेंज करती है। जब जहाँ पे जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोई ऑर्डर देता है तो हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं। जॉइंट रजिस्ट्रार का कोई ऑर्डर होता है तो हम मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के पास में या फिर हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसके पास में जाते हैं। तो उनके पास जब गए तो इन्होंने क्या किया, सोसाइटी का ये जो अपील था इसको इन्होंने डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो पहले जॉइंट रजिस्ट्रार ने रिजर्व किया ये 40 जो शॉप्स है इन फेवर ऑफ द प्रमोटर। जब सोसाइटी गई अपील में, कहां पे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेशन के पास में, वहां पे उन्होंने सोसाइटी के पिटिशन को खारिज किया, सोसाइटी के अपील को खारिज किया, ठीक है। उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। अब सोसाइटी पहुंचती है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट और सोसाइटी का ये एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट हुआ था सोसाइटी रेफर किस चीज को करती है, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है प्रमोटर के साथ में जो हुआ था उसमें क्या अंडरटेकिंग है, उसमें क्या एस्टेब्लिश किया गया था। ये सोसाइटी बताती है कि कॉमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर द रेसिडेंशियल एंड द कमर्शियल पर्पस, दोनों के ऑक्यूपेंट्स के लिए एक सिंगल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। और सैंक्शन प्लान में भी ऐसे कुछ, द सैंक्शन प्लान डज नॉट डिपिक्ट शॉप्स एज सेपरेट बिल्डिंग और विंग, ठीक है। तो वहां पे जो सोसाइटी के जो एडवोकेट थे उनका ये कहना है कि ऐसे सैंक्शन प्लान के अंदर कुछ अलग सा प्रोविजन नहीं दिया गया है जहां पे शॉप्स के लिए अलग सी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो या ऐसे कोई रिजर्वेशन किया जा सके जैसे यहाँ पे जॉइंट रजिस्ट्रार साहब ने करके दिया गया है, ठीक है। ना ये एग्रीमेंट में है और ना ही ये सैंक्शन प्लान के अंदर है। तो ये दोनों ही यहाँ पे नहीं दिया गया है ऐसा कोई प्रोविजन।
और प्रमोटर का एग्रीमेंट, उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, उनके जो वकील है उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर में ये प्रोविजन है, रजिस्ट्रार को ये पावर दिया गया है कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटीज कर सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल के लिए, क्योंकि उनके यूज अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है, ठीक है, उनके ओब्लिगेशंस अलग है, तो और प्रमोटर ने कोई शॉप अभी तक सेल भी नहीं किया है और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसी लीगल बाउंडिंग है कि वो सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो आर्ग्यूमेंट है ये आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं करता है, ये इनका कहना है। और इन्होंने फर्दर क्या किया है कि एक बॉम्बे हाई कोर्ट का, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का एक पुराना जजमेंट कोट किया जहां पे ये बताते हैं कि सिंगल बिल्डिंग के अंदर अलग अलग दो सोसाइटीज की फॉर्मेशन, मोर देन वन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन दिस सेम बिल्डिंग, ऐसा हो सकता है। अब इन दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद जस्टिस बोरकर साहब जो इसको हियर कर रहे थे, इसको सुन रहे थे, तो इनका कहना है कि रजिस्ट्रार कैन क्लासिफाई द सोसाइटीज, आप क्लासिफिकेशन तो कर सकते हो, मगर इट इज नॉट परमिटेड टू ग्रांट फ्यूचर राइट्स टू द promoter to form another society in the same premises unless it is indeed an independent separate unit। अगर नहीं है तो आप प्रमोटर को ऐसे परमिशन नहीं दे सकते हो, और ऐसी सेपरेट यूनिट हो जो अपने ऐप में कैपेबल हो उसका रजिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट एंटिटी, एज ए सेपरेट सोसाइटी हो पाए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे प्रमोटर के लिए आप अलग सा नहीं कर सकते हो। उसको छोड़ के जो आपका एग्रीमेंट है उसके अंदर भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अंडरटेकिंग जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल अंडरटेकिंग है जो प्रमोटर के बीच में और जो परचेजर जो उसको खरीद रहा है, शॉप्स खरीद रहा है या वहां पे फ्लैट्स खरीद रहा है, तो वहां पे जो अंडरटेकिंग हो जाता है वहां पे कॉमन सेट ऑफ जो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लॉजेस जो वहां पे सेट हो जाते हैं, वहां के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन किसका बन जाता है, प्रमोटर का, कि क्या वहां पे बाइंडिंग है, और कॉमन सोसाइटी का ही फॉर्मेशन होगा क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट विद द परचेजर है, ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी सेट हो रही है, उसकी ओब्लिगेशन सेट हो रही है, एंड ये जो एग्रीमेंट्स है ये कोई ऐसे, ठीक है ना, जैसे राह चलता कुछ हो गया वैसे नहीं है, ये कोई कैजुअल स्टेटमेंट्स नहीं है, इसको स्ट्रिक्टली देखा जाएगा। एंड जो केस की ये बात कर रहे हैं, जो ओपोनेंट के वकील जिस केस की बात कर रहे थे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐसा प्रोविजन है कि सेम बिल्डिंग के अंदर अलग अलग दो सोसाइटीज का फॉर्मेशन हो सकता है, तो वहां पे ऐसी कोई अंडरटेकिंग की बात नहीं हो रही है, ना ही कोई प्रीमाइसेस की बात हो रही है, ठीक है, कि कंबाइंड सोसाइटी की फॉर्मेशन होगी, ऐसा वहां पे कुछ डिस्कशन था नहीं। इन केसेस साइटेड देयर वाज नो सच अंडरटेकिंग एंड नो प्रीमाइस ऑफ सिंगल कंबाइंड सोसाइटी, तो वहां पे उस केस का रेफरेंस देना या उसको साइट करना वैध नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो इसको उन्होंने किनारा किया। और जस्टिस बोरकर साहब का फर्दर ये रिमार्क्स था कि द प्रमोटर कुड नॉट चेंज हिज स्टैंस अनलेस सपोर्टेड बाय लॉफुल रीजंस एंड चेंज सर्कमस्टांसेस। अगर ऐसे कुछ क्रिएट हो जाए या ऐसे लॉफुली कुछ प्रोविजन हो तो ही ऐसी चीजें हो सकता है, तो ही ये स्टैंड करेगा कि आप सेपरेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करोगे। बट यहाँ पे जो एग्रीमेंट आपने किया हुआ है परचेजर के साथ या आपके पास जो सैंक्शन प्लान है, इसके हिसाब से ऐसी कोई प्रोविजन दिखाई नहीं देती है, ठीक है। देयर वाज नथिंग टू शो दैट द प्रमोटर ऑल्टर्ड द सैंक्शन प्लान में कोई चेंज है, ऐसा आप दिखा नहीं पाए हो, ठीक है। या फिर आपने कहीं पे ऐसे परचेजर्स को बताया नहीं कि आपका कोई ऐसा इंटेंशन है कि आप शॉप्स के लिए अलग सी सोसाइटी बनाना चाहते हो और रेसिडेंशियल के लिए आप अलग सा सोसाइटी बनाना चाहते हो, तो ऐसे भी कभी आपने इनको इंटीमेट नहीं किया है, ना आपकी इंटेंशन जो है आपने ऐसा कभी जाहिर किया उन लोगों को। और अंडरटेकिंग जो आपका प्रमोटर का है, ठीक है, जो एग्रीमेंट
आपने किया हुआ है परचेजर्स के साथ, उसके हिसाब से ये आपके ऊपर बाइंडिंग भी बनता है, ठीक है। और रजिस्ट्रार कुड नॉट ओवरलुक दिस कमिटमेंट व्हाइल डिसाइडिंग द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और जब आप ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डिसाइड कर रहे हो, आपके पास भी ये फॉर्मली आ गया, तो आप ऐसी चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते हो। क्या? सैंक्शन प्लान और एग्रीमेंट अंडरटेकिंग जो परचेजर के साथ किया गया है, किसके द्वारा? प्रमोटर के द्वारा। तो हाई कोर्ट ने फाइनली क्या किया? तो बॉम्बे हाई कोर्ट क्वेस्ट एंड सेट असाइड द अपीलेट अथॉरिटीज ऑर्डर। इसका मतलब अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, क्योंकि अपील में सोसाइटी गई हुई थी जब जॉइंट रजिस्ट्रार से जो सही जजमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को भी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वेस्ट किया, सेट असाइड किया और क्या कंफर्म किया कि हाउसिंग सोसाइटी का ही रजिस्ट्रेशन होगा और एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग सोसाइटीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। कमर्शियल उसके लिए नहीं होगा, इसके लिए रेसिडेंशियल नहीं होगा, क्योंकि सैंक्शन प्लान एक है। एग्रीमेंट के कंडीशंस भी, एग्रीमेंट के क्लॉजेस भी वही बताते हैं जो परचेजर और प्रमोटर के बीच में हुआ है। तो इससे आज हम यहाँ क्या लेके जाएंगे कि रजिस्ट्रार कैन नॉट क्रिएट राइट्स दैट आर बियॉन्ड हिज ऑथोरिटी, ठीक है। जो उसके पास में ऐसी कोई ऑथोरिटी नहीं है जो अपने से वो डिसाइड कर सकता है कि अलग अलग ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज आप कर सकते हो, मगर आप अपने पावर के बियॉन्ड जाके किसी एक नंबर ऑफ शॉप्स वगैरह का रिजर्वेशन प्रमोटर के फेवर में ऐसे करके फ्यूचर के लिए छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। सो द रजिस्ट्रार कैन नॉट क्रिएट राइट्स दैट आर नॉट इन दिस स्टैट्यूट। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में या एक्ट के अंदर। एंड अप्रूव लेआउट, ठीक है। जो लेआउट दिया गया है, जो लेआउट सैंक्शनड है, उसको छोड़ के इसको उसके बियॉन्ड आप अपने से कोई अलग सा अप्रूवल, अलग सा कोई रजिस्टरिंग नहीं कर सकते हो। तो रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ द प्रमोटर इज बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जो रजिस्ट्रार, डेप्यूटी जॉइंट रजिस्ट्रार जो भी होंगे, ये उनके जुरिस्डिक्शन या क्षेत्र अधिकार के बाहर है, आपके पावर के बाहर है। ऐसे आप नहीं कर सकते हो अगर उस चीज का प्रोविजन सैंक्शनड प्लान में नहीं है। एग्रीमेंट जो परचेजर के साथ प्रमोटर करता है इनिशियली वहां पे नहीं है, तो सोसाइटी अलग अलग ऐसे क्रिएट नहीं कर सकती है। ऐसा कोई रिजर्व किया नहीं जा सकता है रजिस्ट्रार के द्वारा। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।